नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं अमित खरवार। आज हम लोग DADSC VI सेकेंड सेमेस्टर के पेपर नंबर 7 पेडागोजी ऑफ साइंस एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग यूनिट 1.1 नेचर एंड स्कोप ऑफ साइंस कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग यूनिट 1.2 के बारे में पढ़ेंगे, जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग साइंस यानी विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम उद्देश्य के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी उद्देश्य का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में। पहला पॉइंट है यहाँ पे, उद्देश्य वह माध्यम है जिसकी सहायता से लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। यानी हम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उद्देश्यों के द्वारा ही हम लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। ठीक। दूसरा पॉइंट है, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति या समाज उससे संबंधित कार्यों को छोटी छोटी क्रियाओं में विभाजित कर लेता है और क्रमानुसार इन छोटी छोटी क्रियाओं को पूरा करता जाता है और अंत में वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो स्टूडेंट्स, कहने का मतलब है यहाँ पे हम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम उद्देश्यों के माध्यम से ही कर पाते हैं। यानी हम सबसे पहले छोटी छोटी क्रियाओं में विभाजित कर लेते हैं लक्ष्य को, उसके बाद हम उसे प्राप्त करते जाते हैं। जो छोटी छोटी क्रियाएं हैं वो एक तरह से उद्देश्य ही होते हैं, यानी छोटे छोटे स्टेप्स में हम कर उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे कि हमारा उद्देश्य है कि हम गवर्नमेंट टीचर बने। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोर्स करते हैं, जैसे एजुकेशन में डिप्लोमा इन एजुकेशन या फिर B.Ed करते हैं लोग या BTC करते हैं। देन उसके बाद आप क्या करते हो, उसके बाद कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप CTET का एग्जाम देते हो। उसके बाद जो वैकेंसी आती है उसमें आप अप्लाई करते हो, फिर उसका एग्जाम देते हो। तो यहाँ पे हमारा जो लक्ष्य था वो गवर्नमेंट टीचर बनना था और उसके लिए हम क्या किए, विभिन्न तरह के स्टेप हमने प्राप्त किए। जैसे बहुत सारे हमने यहाँ पे छोटे छोटे उद्देश्यों को प्राप्त किया, उसकी सहायता से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, यानी हम गवर्नमेंट टीचर बन गए। तो ये किसके द्वारा हुआ, छोटे छोटे उद्देश्यों के द्वारा ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। दूसरा पॉइंट है, किसी विषय के लिए सर्वप्रथम लक्ष्य निर्धारित कर लिए जाते हैं और इनकी प्राप्ति के लिए प्रत्येक पाठ से संबंधित उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। जैसे जैसे हमारे द्वारा प्रत्येक पाठ के उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया जाता है, वैसे ही हम उस विषय के लक्ष्य की ओर अग्रसर होते जाते हैं और अंततः उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि जैसे हम कोई विषय पढ़ा रहे हैं तो उस विषय को पढ़ाने के लिए हम सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम छोटे छोटे उद्देश्यों के माध्यम से उस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। जैसे सभी विषय के जो लक्ष्य होते हैं उसके अलग अलग होते हैं। जैसे साइंस सब्जेक्ट है तो उसका जो लक्ष्य अलग है, तो उसमें निर्धारित, जैसे हमारे जो लेसन होते हैं तो उसमें निर्धारित छोटे छोटे उद्देश्य होते हैं। उन छोटे छोटे उद्देश्यों को प्राप्त करने के बाद हम उस विषय के लक्ष्य को कंप्लीट कर पाते हैं। अतः इससे स्पष्ट होता है कि उद्देश्यों को मापा जा सकता है तथा इनका मूल्यांकन भी किया जा सकता है। मतलब कहने का यह यहाँ पे अर्थ है कि उद्देश्य को यहाँ पे मापा जा सकता है। कैसे? जैसे हमने लेसन पढ़ाया इस क्लास में, तो लेसन पढ़ाने के बाद हम क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं या इवेल्युएशन करते हैं। तो इवेल्युएशन के द्वारा हम क्या करते हैं, उनका बच्चों का मूल्यांकन कर लेते हैं। तो कहने का
मतलब यही यहाँ पे यही है कि उद्देश्य को यहाँ पे मापा जा सकता है। अगला पॉइंट है, लक्ष्य की प्राप्ति में जिन छोटी छोटी बातों का सहारा लेना पड़ता है उनको उस लक्ष्य के उद्देश्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। माना मकान की छत पर पहुंचना हमारा लक्ष्य है। अब प्रश्न उठता है कि हम छत पर पहुंचेंगे कैसे। तो छत पर पहुंचने के लिए हमें सीढ़ी की आवश्यकता होगी, जिसके द्वारा ही हम छत पर पहुंच सकते हैं। इस प्रकार सीढ़ी पर प्रत्येक पद यानी स्टेप्स चढ़ना उद्देश्य कहलाएगा तथा छत पर पहुंचना लक्ष्य। अब उद्देश्य के परिभाषा को देख लेते हैं। NCERT के परीक्षा एवं मूल्यांकन नामक दस्तावेज के अनुसार उद्देश्य वह बिंदु है जिसकी दिशा में कार्य किया जाता है, एक सुनियोजित परिवर्तन है जिसे किसी क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है तथा जिसके लिए हम कार्य करते हैं। अतः यह स्पष्ट होता है कि लक्ष्य की प्राप्ति में जिन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखा जाता है या जो प्रयास किए जाते हैं उन्हें उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्यों की प्राप्ति अध्यापक कक्षा में ही करता है, इसलिए इनको क्लासरूम ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। इनके द्वारा शिक्षण को उचित दिशा प्रदान की जाती है जिससे अध्यापक के प्रयास सफल हों और उन प्रयासों का लाभ विद्यार्थी को भी मिल सके। अब यहाँ पर हम लक्ष्य तथा उद्देश्य में अंतर, डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में देख लेते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, मेनली इनको समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पे लक्ष्य और यहाँ उद्देश्य। पहला पॉइंट है लक्ष्य में। लक्ष्य का क्षेत्र व्यापक या असीमित होता है, वहीं उद्देश्य का क्षेत्र संकुचित या सीमित होता है। जैसे अभी इसके पहले हमने एग्जाम्पल दिया था कि मान लो हमें टीचर बनना है, गवर्नमेंट टीचर बनना है, तो उसके लिए जो हमारा जो क्षेत्र था वो काफी व्यापक था, लेकिन वहीं जो हमारे उद्देश्य थे काफी सीमित थे। ठीक। दूसरा, इनकी अवधि दीर्घकालीन होती है, वहीं उद्देश्य में इनकी अवधि अल्पकालीन या तत्कालीन होती है। तीसरा पॉइंट है लक्ष्य में। लक्ष्य अस्पष्ट तथा अनिश्चित होते हैं, उद्देश्य में ये निश्चित तथा स्पष्ट होते हैं। चौथा पॉइंट है लक्ष्य में। इनकी प्राप्ति में विद्यालय, समाज तथा संपूर्ण राष्ट्र जिम्मेदार होता है और उद्देश्य में इनकी प्राप्ति की जिम्मेदारी प्रायः शिक्षक की होती है। पांचवा पॉइंट है, इनकी प्राप्ति का मापन एवं मूल्यांकन संभव नहीं है, वहीं उद्देश्य में इनका मापन एवं मूल्यांकन किया जा सकता है। और छठवां पॉइंट है, इनका संबंध शिक्षा तथा भविष्य से होता है। उद्देश्य में यह शिक्षण में निहित होते हैं तथा शिक्षण से संबंधित होते हैं तथा इनका संबंध किसी विशेष प्रकरण से होता है। अब यहाँ पे भारत में प्रचलित शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण डॉक्टर BS ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर NCERT ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया। ये अधिगम, लर्निंग, अनुदेशन, इंस्ट्रक्शन, मूल्यांकन, इवैल्यूएशन व प्रतिपुष्टि, फीडबैक हेतु व्यवहारिक है। विज्ञान विषय के अनुदेशन में भी इन्हीं उद्देश्यों को स्वीकार किया गया है। ये निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, ज्ञानात्मक। इसे दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला है पुनः स्मरण यानी रिकॉल। क्या होता है रिकॉल? पद, इसमें देख लेते हैं। पद, परिभाषाएं, तथ्य, तकनीक, विधियां, नियम, सिद्धांत, संकेत, सूत्र आदि का पुनः स्मरण किया जाता है। दूसरा रिकॉग्निशन यानी पहचान। पद, परिभाषा, तथ्य, तकनीक, विधि, नियम, सिद्धांत आदि को पहचानना, रिकॉग्नाइज करना। ये अब दूसरा पॉइंट है
अबोधात्मक उद्देश्य। अबोधात्मक उद्देश्य का तात्पर्य है यहाँ पे, इससे पहले हमने ज्ञानात्मक उद्देश्य के बारे में जाना। तो ज्ञानात्मक जो उद्देश्य जो होते हैं वो हमारे नॉलेज पे डिपेंड करते हैं, यानी हमारे नॉलेज को बताते हैं कि हमारा नॉलेज क्या है। जैसे किसी परिभाषा को जानना, किसी तथ्य को जानना, किसी विधि नियम को जानना, ये सारा जो यानी किसी भी चीज के बारे में जानना वो हमारा ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है। दूसरा है अबोधात्मक उद्देश्य। अबोधात्मक का मतलब हो गया यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग से, ठीक, यानी उसको समझना, जो हमारे पास ज्ञान है उसको समझना। तो पहला पॉइंट है इसमें यहाँ पे अंतर करना। तो अंतर हम कब कर पाएंगे, जब हमें उस चीज के बारे में समझ होगी, तो यहाँ पे हम अंतर कर पाएंगे। दूसरा है समानता मालूम करना। ये भी कब कर सकते हैं, जब हम उस चीज को समझ रहे होंगे, तभी हम उसमें सिमिलरिटीज मालूम कर सकते हैं, समानता मालूम कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, स्वयं के शब्दों में परिभाषा देना, उदाहरण प्रस्तुत करना, वर्गों में बांटना, त्रुटि पता कर सुधार करना, स्पष्ट करना, विवरण देना, सही मिलान करना। ये सभी पॉइंट्स अबोधात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आएंगे। तीसरा है अनुप्रयोग, यानी अप्लाई करना। इसका अर्थ ज्ञान, अवबोध व कौशल को नवीन समस्या हेतु उपयोग में लाना। जैसे यहाँ पे पहला क्या है, विश्लेषण करना, टू एनालाइज। इसमें क्या करते हैं, प्राप्त जो सूचनाएं होती हैं उनको हम घटकों में इस प्रकार से विभाजित करते हैं ताकि उसके अर्थ को उचित ढंग से समझा जा सके। यानी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होते हैं उसे घटकों में तोड़ना, यानी पार्ट्स में तोड़ना, और इस प्रकार से तोड़ना ताकि उसका अर्थ कुछ न कुछ निकले, तो विश्लेषण के अंतर्गत आएगा। दूसरा है संश्लेषण करना, टू सिंथेसिस। यह मूलतः घटकों को समावेशित कंबाइन करने के बारे में है ताकि एक समग्र सोच विकसित हो सके। यानी यहाँ पे जो कंपोनेंट होते हैं, यानी जो सूचनाएं, कई हमारे यहाँ पे कई इंफॉर्मेशन है, उसको एकत्र करके एक ऐसा समावेशित समग्र सोच बनाना जिससे उसका एक अर्थ निकल सके। तीसरा है यहाँ पे गणना करना, टू कंप्यूट। चौथा भविष्यवाणी करना, टू प्रिडिक्ट। पांचवा परिकल्पना तैयार करना। छठवां सुझाव प्रस्तुत करना, और सातवां है तर्क प्रस्तुत करना। ये सभी अनुप्रयोग के अंतर्गत आएंगे। चौथा पॉइंट है यहाँ पे उपयोजनात्मक कौशल या कौशलात्मक उद्देश्य, यानी स्किल ऑब्जेक्टिव्स। यानी जो हमारे पास अब नॉलेज है उसको हम अप्लाई कर रहे हैं, वहां पे हम स्किल अपना डेवलप कर रहे हैं। तो यहाँ पे उपयोजनात्मक कौशल के अंतर्गत क्या आ जाएगा, पहला पॉइंट है सही ढंग से नाम अंकित कर चित्र बनाना। जैसे मान लो हमें मैप बनाना है, तो मैप बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो प्लेस होते हैं उनका निर्धारण हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए कि कौन सा प्लेस कहाँ पे है, ठीक है। तभी हम उस मैप को बना सकते हैं या उस चित्र को बना सकते हैं। उसका हमें ढांचा या उसका आकार पता होना चाहिए, उसके स्ट्रक्चर। दूसरा है प्रयोग हेतु यंत्र उचित रूप में स्थापित करना। तीसरा प्रतिरूप बनाना, यानी मॉडल बनाना। जैसे कोई मान लो कोई चीज है, उसका हम मॉडल तैयार कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे लास्ट पॉइंट है प्रयोग सही ढंग से संपादित करना। ये सभी उपयोजनात्मक कौशल के अंतर्गत आएंगे।
यहाँ पे शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, डॉक्टर B.S. ब्लूम के अनुसार व्यवहारगत परिवर्तन को 3 पक्षों में विभाजित किया गया है तथा इसी आधार पर शिक्षण उद्देश्यों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला है उद्देश्य यहाँ पे संज्ञानात्मक उद्देश्य यानी कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा भावात्मक उद्देश्य अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स, और तीसरा है मनोशारीरिक या क्रियात्मक उद्देश्य साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पे जो तीनों पक्ष हैं या जो तीनों उद्देश्य हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं शिक्षण उद्देश्य को निर्धारित करने में। पहला पॉइंट देख लेते हैं संज्ञानात्मक उद्देश्य। संज्ञानात्मक उद्देश्य का संबंध सूचनाओं, ज्ञान, सिद्धांतों, तथ्यों तथा नियमों की जानकारी से होता है। शैक्षिक क्रियाओं अर्थात विद्यालय में शिक्षण कक्ष द्वारा संज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। संज्ञानात्मक का मतलब हो गया यहाँ पे हमें नॉलेज से, ठीक है, यानी जो इसका संबंध किससे, सूचना से, ज्ञान से, सिद्धांत हो गया, नियम हो गए उससे, यानी मेनली यहाँ पे हमें जानकारी से मतलब है, नॉलेज से मतलब है संज्ञानात्मक उद्देश्य। दूसरा भावात्मक उद्देश्य। भावात्मक उद्देश्यों का संबंध विद्यार्थी की विभिन्न रुचियों, अभिवृत्तियों, प्रशंसा, नैतिकता, अनुशासन, ईमानदारी, सेवा भाव, सहनशीलता, सहयोग की भावना, सामाजिक गुणों तथा अन्य भावनात्मक मूल्यों के विकास से होता है। इसके द्वारा विद्यार्थी के व्यक्तित्व का विकास किया जाता है। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि भावात्मक उद्देश्यों का संबंध जो होता है विद्यार्थियों के रुचियों, उसकी नैतिकता, अनुशासन, ईमानदारी, सेवा भाव, सहनशीलता, सहयोग की भावना, सामाजिक गुणों तथा अन्य भावनात्मक मूल्यों के विकास से है, ठीक है। अब तीसरा है यहाँ पे क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक उद्देश्य को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे मनोगामक, मनोशारीरिक, गत्यात्मक, कौशल पक्ष। क्रियात्मक उद्देश्यों का संबंध शारीरिक क्रियाओं के प्रशिक्षण तथा कुशलताओं का विकास होता है। यानी क्रियात्मक उद्देश्यों के द्वारा हम जैसे लिखना, खेलना, उपकरणों के प्रयोग में लाना, चित्र तथा आरेख बनाना, ये सब, यानी जो हमारी शारीरिक क्रियाएं हैं पढ़ने लिखने में, जैसे हम अपने हाथ का यूज कर रहे हैं, लिख रहे हैं, फिगर बना रहे हैं, तो या कोई डायग्राम बना रहे हैं, तो उसमें हमारा क्या हो रहा है, जो हमारे हाथ हैं उसका यूज हो रहा है यहाँ पे, यानी मनोशारीरिक, यानी हमारा जो उसमें माइंड भी काम कर रहा है और हमारा शरीर भी, यानी दोनों का यहाँ पे मिक्सअप है, ठीक है। आगे हमारे देश में विज्ञान शिक्षण के इतिहास में प्रथम बार 1953 में माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा 10वीं तक विज्ञान को अनिवार्य विषय के रूप में स्वीकार किया गया। शिक्षा का स्तर सुधारने की दृष्टि से उद्देश्यों का निरूपण करने के लिए आयोग का गठन हुआ। तो यहाँ पे विभिन्न आयोगों का गठन हुआ जिससे विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित किया गया। तो जैसे यहाँ पे पहला है, जैसे 1956 में तारा देवी आयोग द्वारा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण सम्मेलन शिमला में हुआ, जो कि जिसमें निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए। पहला है विद्यार्थियों में प्राकृतिक, भौतिक तथा सामाजिक पर्यावरण के अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना और उसे बनाए रखना। यानी जो विद्यार्थी हैं उनमें प्राकृतिक, भौतिक और सामाजिक पर्यावरण जो है उनके प्रति रुचि जागृत करना है, जिससे उनका जो लगाव है वो बना रहे। दूसरा पॉइंट है प्रकृति के प्रति प्रेम जागृत करना तथा प्राकृतिक साधनों का सुरक्षित रखने की आदतों का विकास करना।
तीसरा पॉइंट है निरीक्षण, ज्ञान वृद्धि, वर्गीकरण व चिंतन की आदतों का विकास करना, जिससे कि विद्यार्थी के ज्ञान में वृद्धि की जा सके, उसमें विद्यार्थी में चिंतन की भावना को जागृत किया जा सके, चिंतन की भावनाओं को वो अपने अंदर ला सकें, इस आदतों का विकास कर सकें। तो ये बहुत ही आवश्यक है। चौथा पॉइंट है विद्यार्थियों में प्रयोगात्मक, रचनात्मक तथा आविष्कारक शक्तियों का विकास करना। पांचवा पॉइंट है स्वस्थ जीवन यापन की आदतों का निर्माण करना। छठवां पॉइंट है वैज्ञानिक क्रियाकलापों में रुचि उत्पन्न करना। अब भारतीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग द्वारा, जो कि 1964-66 में आया, के अनुसार प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य की सिफारिश या सुझाव दिए। पहला पॉइंट है भौतिक, सामाजिक और जैविक पर्यावरण के विकास पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। ठीक है, यानी जो भौतिक हमारा वातावरण है, सामाजिक और जैविक पर्यावरण है, उसके विकास पर विशेष बल देने की बात की गई है। दूसरा, स्वच्छता और स्वस्थ आदतों के विकास पर विशेष बल देना चाहिए। तीसरा है विद्यार्थियों में निरीक्षण या अवलोकन करने की क्षमता का विकास करना चाहिए, जिससे कि उनमें वैज्ञानिक सोच डेवलप हो सके। चौथा है ज्ञान प्राप्ति, तर्कपूर्ण चिंतन, निष्कर्ष निकालना तथा उच्च स्तरीय निर्णय लेने पर बल देना। तो यहाँ पे जब हम विद्यार्थियों में तर्कपूर्ण चिंतन का विकास करेंगे या निष्कर्ष निकालने की क्षमता का विकास करेंगे, तो उनमें ऑटोमेटिक जो वैज्ञानिक सोच है उनमें डेवलप होगा। पांचवा है विज्ञान में भौतिक, रासायनिक, जीव विज्ञान, भू विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान आदि को सम्मिलित करना। इसके बाद ईश्वरी भाई पटेल कमेटी, जो कि 1977 में आया, इनके अनुसार विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित किए गए प्राथमिक स्तर पर, जिसमें पहला पॉइंट है साक्षरता, हस्तकौशलों एवं अंकीय ज्ञान को बढ़ाना। दूसरा है निरीक्षण के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। और तीसरा है समाज के लिए उपयोगी कार्यों की योजना तथा क्रियान्वयन करने के लिए कौशलों का विकास करना। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो कि 1986 में आई, की सिफारिश के अनुसार प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित किए गए, जिसमें पहला पॉइंट है विद्यार्थी के इंद्रिय ज्ञान के द्वारा अति समीप का वातावरण खोजने में सहायता करना। दूसरा पॉइंट है वातावरण से संबंधित विभिन्न वस्तुओं के संबंध में उचित ढंग से प्रश्नों का निर्माण करना। और तीसरा पॉइंट है विद्यार्थियों में निरीक्षण अथवा अन्य स्रोतों से सूचनाएं एकत्रित करने के योग्य बनाना, जिससे वे दी गई परिस्थितियों या आवश्यकता पड़ने पर इनका प्रयोग कर सकें। चौथा पॉइंट एक ही समय में 2 या 3 मानकों या सिद्धांतों पर आधारित विभिन्न वस्तुओं, घटनाओं, विषयों, सामाजिक और भौतिक आंकड़ों को वर्गीकृत करना। और पांचवा पॉइंट है विभिन्न संबंधों एवं स्वरूपों को जानने हेतु आंकड़ों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करना। और छठवां पॉइंट है प्राकृतिक संसाधनों की पहचान कर उनको प्रयोग में लाने योग्य बनाना। अब राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT के दस्तावेज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, जो कि नवंबर 2000 में आया,
में प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित किए जो निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट इनके अनुसार क्या कहा गया, विद्यार्थियों को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना। दूसरा है विद्यार्थियों में अपने वातावरण को खोजने, अवलोकन और अन्वेषण करने के लिए प्रेरित करना, जिससे कि उनमें वैज्ञानिक सोच डेवलप हो सके। यानी अपने जो वातावरण में चीजें हैं उनको खोजना, उनको ऑब्जर्व करना, जिससे कि उनमें चिंतन करने की क्षमता का भी विकास हो सके। तीसरा है विद्यार्थियों को अपने तथा समाज के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए वैज्ञानिक कुशलताओं, स्किल्स, अभिवृत्तियों, एटीट्यूड्स और मूल्यों, वैल्यूज का विकास करने में समर्थ बनाना। यानी जो विद्यार्थी हैं उनको उनमें वैज्ञानिक सोच डेवलप करना, वैज्ञानिक जो स्किल है उनको डेवलप करना, एटीट्यूड्स डेवलप करना और जो मूल्य हैं उनका विकास करना। चौथा पॉइंट है वस्तु, घटनाओं, प्राकृतिक घटनाओं और वातावरण को अधिक महत्व देना। पांचवा पॉइंट है विद्यार्थियों की जिज्ञासा को बढ़ाना, जिससे छात्र विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का निर्माण कर सकें, जिससे उनमें विभिन्न तरह के प्रश्नों का निर्माण करेंगे, जिससे कि उनमें जो जिज्ञासा की भावना है और ज़्यादा जागृत हो और उनको जानने की कोशिश करें। जो चीज़ जिसको नहीं जान पा रहे हैं वो उसको जानने का प्रयास करें। छठवां पॉइंट है विद्यार्थियों के अनुमान लगाने और मापन की कुशलता को विकसित करना। और सातवां पॉइंट है विद्यार्थियों में रचनात्मक, उत्पादक तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के सामान्य उद्देश्य। इसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने अनेक आयोगों और समितियों का गठन किया और प्राथमिक स्तर पर विज्ञान विषय में निम्न बिंदुओं पर बल दिया। तो कौन कौन से बिंदु हैं? इसमें पहला है प्रेक्षण, वर्गीकरण, मापन तथा संप्रेषण आदि प्रक्रियाओं के कौशलों का विकास। दूसरा है ज्ञान की प्राप्ति तथा समझ, समस्या समाधान कौशल का विकास, अन्वेषण का कौशल, तर्कपूर्ण ढंग से विचार करने की योग्यता एवं प्रयोगों के आधार पर निष्कर्ष निकालना। और तीसरा है सामान्य सिद्धांतों पर पहुंचने की योग्यता का विकास तथा दैनिक समस्याओं को हल करने के लिए ज्ञान का विकास करना। चौथा पॉइंट है विज्ञान तथा समाज के अंतर संबंध की समझ का विकास करना। और पांचवा पॉइंट है छात्रों में सृजनात्मकता तथा विज्ञान में नवीनीकरण संबंधी प्रयोगों को करने की योग्यता का विकास करना। तो स्टूडेंट्स, आज हमने आज उद्देश्य के अर्थ एवं परिभाषा के बारे में जाना। इसके बाद लक्ष्य तथा उद्देश्य में अंतर को स्पष्ट किया गया यहाँ पे। इसके बाद शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण डॉक्टर B.S. ब्लूम के अनुसार, जिन्होंने 3 पक्षों का मेनली मेंशन किया है इसमें। संज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा भावात्मक उद्देश्य और तीसरा था इसमें मनोशारीरिक या क्रियात्मक उद्देश्य। इसके बारे में जाना। इसके बाद NCERT के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, जिसमें ज्ञानात्मक, अबोधात्मक, अनुप्रयोग और कौशलात्मक उद्देश्य के बारे में हमने जाना। इसके बाद विभिन्न आयोगों व कमेटियों द्वारा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों के बारे में जाना, जिसमें पहला 1956 में तारा देवी आयोग के द्वारा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित किए गए, इसके बारे में पढ़ा। उसके बाद
64-66 में भारतीय शिक्षा आयोग या इसे कोठारी आयोग कहते हैं, इनके अनुसार प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य के बारे में जाना। 1977 में ईश्वरी भाई पटेल कमेटी के द्वारा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों के बारे में जाना, और 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार हमने प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों के बारे में जाना। उसके बाद 2000 में NCERT के अनुसार प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों के बारे में जाना। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसको करना अनिवार्य है, और इस प्रश्न का उत्तर लिख करके आपको अपने ग्रुप में सेंड कर देना है जिससे आपका मूल्यांकन हो सके। तो इसमें पहला प्रश्न है आपका, उद्देश्य के अर्थ एवं परिभाषा को बताएं। दूसरा प्रश्न है, लक्ष्य तथा उद्देश्य में अंतर स्पष्ट करें। तीसरा है, डॉक्टर BS ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर NCERT के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों को वर्गीकृत करें। और चौथा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो 1986 में व NCERT 2000 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों का वर्णन करें। धन्यवाद स्टूडेंट्स।